विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इससे पहले हमने पाठ 1 समाप्त किया था। आज सल्तनत काल की शुरुआत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1506 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1590 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तथा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सल्तनत काल से संबंधित कुछ चेहरों से रूबरू करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, किंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित साम्राज्य अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। बाद में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की। चलिए चलते हैं दूसरे चेहरे की तरफ, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। चलते हैं अगले चेहरे की तरफ, इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। उसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। अगला चेहरा है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर भी शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजयमेरू आधुनिक अजमेर में स्थित थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। मिलिए अगले चेहरे से, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं। आइए रूबरू होते हैं नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था जो दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना। यह भी गुलाम वंश से था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ये एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन
करता था। अगला चेहरा है बलबन। गयासुद्दीन बलबन इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 1249 से 1287 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1266 से 1286 तक राज्य किया। वो न्यायप्रिय शासक था। रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुई। कीर्ति और यश प्राप्त कर वह सन 1287 ईस्वी के मध्य परलोक सिधार गया। आइए मिलते हैं अगले चेहरे से, चंगेज खां। चंगेज खां 1162 से 1227 एक मंगोल खान शासक था, जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान एक बौद्ध था। उसने अपनी तलवार के दम पर मुस्लिम साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया था। वह अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के तिती युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मुहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सल्तनत के सामने कुछ चुनौतियां भी थीं। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता और सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र ना करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा यानी धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मुहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता है, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने ही की, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्काने चहलगानी का निर्माण किया। शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1536 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासुरुद्दीन महमूद 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासुरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह ना तो कभी मजाक करता था और ना ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने, बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाय बोस परंपरा प्रारंभ कराई। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर भी बल दिया। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया।
13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं शताब्दी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भलीभांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्ट-पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय एवं अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। डियर स्टूडेंट्स, सल्तनत काल की शुरुआत आज हमने ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।